Hey guys, welcome to the second lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन चैप्टर का, ये जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। याद करो, हमने कहा था ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, कब? एक प्रोसेस सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में प्लांट्स में भी चलता है, एनिमल्स में भी चलता है, राइट। हम इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? एटीपी के फॉर्म में। इतनी बातें हमने की थी। अब देखो, जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब भी हम थोड़े वीक हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसे ग्लूकोज चाहो। ब्लड में ग्लूकोज दिया जाता है। याद करो, एक सुई लगाते हैं। याद क्या करोगे? आपके साथ शायद ऐसा ना हुआ हो, किसी के साथ हो भी सकता है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो भर्ती होते हॉस्पिटल में, जब एडमिट होते हो तो एक सुई लगाते हैं और ग्लूकोज चढ़ाते हैं, या फिर आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है, स्टमक में डाला जाता है, ठीक है, पिलाया जाता है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, राइट। धूप में खेल के आते हो तो ग्लूकोन डी पीते हो, ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक, ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनता है ग्लूकोज से और हमें एनर्जी मिलती है। अब मैं हमेशा कह रहा हूं यहाँ पे कि ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं हम लोग और एनर्जी बना रहे हैं। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज से ही एनर्जी बने। प्रायोरिटी हमेशा ग्लूकोज की होती है। मतलब और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे फैट और प्रोटीन, इन्हें भी तोड़कर एनर्जी बनाया जा सकता है। सेल में फैट और प्रोटीन भी तो होते हैं, लेकिन सेल हमेशा सबसे पहले किसको ढूंढता है? ग्लूकोज को ढूंढता है। सेल को जब एनर्जी बनानी होती है तो सबसे पहला प्रायोरिटी कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है? ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर सेल में ग्लूकोज नहीं है, किसी कारणवश ग्लूकोज नहीं है, ठीक, और सेल को एनर्जी बनाना है, तब सेल फैट और प्रोटीन जैसे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करता है, सिर्फ ग्लूकोज का नहीं करता। मेनली फर्स्ट प्रायोरिटी, जनरली, यूजुअली, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जनरली, यूजुअली, ठीक है, पहला प्रायोरिटी ग्लूकोज को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स को मिलता है जब सेल को एनर्जी बनानी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन करके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में, तो हमारा ये जो सेल में अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं है तो हमारा ये जो सेल है ये एनर्जी कैसे बनाएगा? ये और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करेगा जैसे फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। सुनिएगा ध्यान से। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? कंपाउंड, तभी तो हमें एनर्जी मिल रहा है। अरे फूड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना। तो कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। हम क्या कह रहे हैं? जो कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो कंपाउंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तो कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक, जैसे दीज आर यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज। दीज आर यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज। बट एक्सेप्ट दीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अगर सेल में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो फैट्स और प्रोटीन का भी इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है, उनको भी सेल यूज कर सकता है। सेल किसको यूज करेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट्स को देगा, बट उसके अलावा, बट एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर बॉडी को एनर्जी बनाना है, सेल को एनर्जी बनाना है, ठीक है, सेल को एनर्जी बनाना है, सेल के पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज ना, ग्लूकोज अगर खत्म नहीं है ग्लूकोज, तो सेल क्या करेगा? सेल जाएगा फैट्स के पास, प्रोटीन के पास, ऑर्गेनिक एसिड के पास।
पर पहला प्रायोरिटी किसका है? हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स का है। सेल हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज की तलाश में रहता है जब भी एनर्जी बनानी होती है। तो अगर वो नहीं है तो फिर सेल को फैट्स, प्रोटीन या ऑर्गेनिक एसिड्स की तरफ मुड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो सबसे चहेता कौन है सेल का? कार्बोहाइड्रेट्स। जब सेल को क्या करना है? सेल्यूलर रेस्पायरेशन। तो सेल का फेवरेट रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स कौन है? फेवरेट रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी सर ग्लूकोज है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ग्लूकोज आर यूज्ड एज रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, जो मैंने आपको तब से बोला। ठीक, in the absence or less availability of carbohydrates, the respiratory substance can be fats and proteins. मान लो आप ट्रेकिंग पे हो, पहाड़ होता है ना, पहाड़ चढ़ाई कर रहे हो, बहुत दिन से चल रहे हो, चले जा रहे हो, बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, आपके बॉडी में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, सेल के पास ग्लूकोज है, आप आराम से पहाड़ी चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, एक दिन दो दिन बाद आपका बॉडी का सारा ग्लूकोज खत्म हो गया और आप फिर भी आपको चढ़ाई करनी है, अब आपके अंदर ग्लूकोज ही नहीं है, तो सेल तब क्या करेगा? सेल एनर्जी बनाएगा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगा, तभी आप पहाड़ चढ़ोगे। ट्रेकिंग पे हो ना, पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो पहाड़ की, ठीक है, तब और आपको खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन से आप सोच रहे हो पहाड़ वार में कहीं कोई फल वल मिले या कोई 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 मुर्गी उर्गी मिले तो उसको पकड़ के काटे और मस्त खाए। मैन वर्सेस वाइल्ड देखे हो ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, तो वैसी सिचुएशन में तुम फंस गए हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? कुछ खाने के लिए है ही नहीं, 1-2 दिन हो गया, बॉडी का सारा ग्लूकोज खत्म हो गया, अब सेल को एनर्जी चाहिए, सारा ग्लूकोज खत्म हो गया है, 2 दिन तक तुमको एनर्जी देता रहा सेल, एनर्जी बना बना कर, सेलुलर रेस्पायरेशन होकर अब तुम्हारा सेल क्या करेगा? अब क्या करेगा? वो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए फैट्स या प्रोटीन्स के तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में अब कार्बोहाइड्रेट यानी मेनली ग्लूकोज खत्म हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से फंक्शन चलता है। ऑलराइट, तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या क्या है? यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, मेनली कार्बोहाइड्रेट, बट इसके अलावा फैट, प्रोटीन और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं विच कैन बी यूज्ड एज रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स एज पर रिक्वायरमेंट। प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मेनली ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब उसके एब्सेंस में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है या उसका लेस अवेलेबिलिटी है तो क्या होगा? द रेस्पायरेटरी सब्सटेंस कैन बी फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब हम बात करते हैं ना रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स की, ये जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके सेल क्या करता है? सेलुलर रेस्पायरेशन करता है और एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो जब हम रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं तब हम उनके ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतना कार्बोहाइड्रेट में होता है, इतना एनर्जी 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर सेल को कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना है तो कार्बोहाइड्रेट से हम कितना एनर्जी निकाल सकते हैं, कितना एनर्जी हम फिजियोलॉजी में यूज कर सकते हैं, वो है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। होता कितना है कार्बोहाइड्रेट के अंदर इन जनरल? 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी, उससे हम कितना एनर्जी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन? 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब ये जितना निकाले हैं ना हम लोग 4.0, ठीक है, अब इसमें से भी इस साढ़े का हम एटीपी नहीं बना देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना? कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। उसमें से हम जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं, जब सेलुलर रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो कितना एनर्जी हम ले सकते हैं? 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जो 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम हम लिए हैं ना, उसका पूरा का पूरा हम एटीपी एनर्जी नहीं बना देंगे, कुछ हीट के फॉर्म में भी निकल जाएगा, राइट, हीट के फॉर्म में, और कुछ का हम क्या करेंगे, जो 4.0 है इसमें से कुछ तो हीट के फॉर्म में निकल जाएगा, कुछ का हम क्या करेंगे, एटीपी बना लेंगे, यानी कि एनर्जी बना लेंगे। ठीक, ये सारे का नहीं बनता एनर्जी या एटीपी, इसमें से कुछ हीट के फॉर्म में बाहर भी निकल जाता है, राइट। चलिए उसी तरीके से प्रोटीन का देखिए कितना है, 5.65, और इसे हम निकाल कितना सकते हैं, 4.0। देखो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालना आसान है, 4.1 है, इससे हमने 4.0 निकाल लिया,
इसका 5.65 है, लेकिन इससे हम 4.0 किलो कैलोरी ही निकाल पाए। प्रोटीन से मुश्किल होता है थोड़ा। जब फैट की बात करते हैं तो फैट का 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, इससे हम 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें से भी कुछ का एटीपी बनता है, कुछ हीट के फॉर्म में बाहर चला जाता है। ठीक, मतलब समझे ना। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि सेल जो है वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देगा, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म है ना तो वो फिर जाएगा फैट के पास दूसरे नंबर पे। सेल्यूलर रेस्पायरेशन के दौरान अगर सेल को एनर्जी बनाना है तो पहले तो भैया फर्स्ट प्रायोरिटी इज कार्बोहाइड्रेट, मेनली ग्लूकोज। अब ये भी खत्म हो गया तो फिर फैट के पास बढ़ेगा, और फैट के बाद फिर प्रोटीन के पास जाएगा। ठीक, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि सेल पहले कार्बोहाइड्रेट के पास जाता है। मतलब सेल को अगर एनर्जी बनाना है, सेल थोड़ी जाता है कार्बोहाइड्रेट के पास, मतलब सेल के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट है ही। एग्जाम्पल बोल बोल के तरीका है मेरा ये समझाने का, लिटरली मत ले लेना, समझना बात को। ठीक है, सेल को क्या पहले, मतलब देखो सेल को अगर सेल्यूलर रेस्पायरेशन करना है तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितना होता है, 4.1 किलो कैलोरी होता है, इससे 4.0 का हम एनर्जी बना सकते हैं। इसमें से भी कुछ एटीपी में चला जाता है, कुछ एटीपी बनाने के काम आता है, कुछ हीट के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक, अब आप एक चीज को याद रखिए, ग्लूकोज को फर्स्ट प्रायोरिटी किस लिए दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6, जितना कार्बन है ना उतना ही ऑक्सीजन है, जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। लेकिन जब हम फैट की बात करते हैं, फैट को हम दूसरा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि जब हम फैट की बात करते हैं तो हम फैटी एसिड होता है ना, फैट में फैटी एसिड, तब देखिए जितना कार्बन है ना, फैटी एसिड क्या, लॉन्ग कार्बन चेन, जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन होता ही नहीं है। लास्ट में एक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाँ COH, इसमें ऑक्सीजन है आपका। तो ग्लूकोज में जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। लेकिन जब हम फैट की बात करते हैं, फैटी एसिड, उसमें लंबे कार्बन चेन होते हैं। अरे फैट मतलब क्या, फैट मतलब क्या, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में याद करो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड का चेन जॉइन होता है, लॉन्ग फैटी एसिड का चेन। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं, कार्बन चेन, लंबे लंबे हाइड्रोकार्बन के चेन होते हैं, और बहुत सारा कार्बन होता है और ऑक्सीजन कम होता है। अब ये कार्बन बहुत ज्यादा होता है, 45-50 कार्बन का चेन होगा, 100 कार्बन के चेन होते हैं फैटी एसिड के। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन है। तो जब सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है ना एनर्जी बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइज करना होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब हम ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, जो सेल जब ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है एनर्जी बनाने के लिए, तो ऑक्सीडाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इस ग्लूकोज के पास ऑलरेडी इतना ऑक्सीजन है, जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन है। तो जब ग्लूकोज को सेल यूटिलाइज करेगा तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना आसान होगा। ठीक है, ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पायरेशन। लेकिन जो फैट होते हैं ना, फैट, इनमें देखो कार्बन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होता है, इनको ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इजिली। सेल्यूलर रेस्पायरेशन के समय बहुत ज्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें उतना O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पर उतना नहीं होती। इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फैटी एसिड के खुद के पास ऑक्सीजन कम है। और हमें पता है जब हम सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ग्लूकोज का तो आराम से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना ऑक्सीजन है। लेकिन जब सेल फैट को यूटिलाइज करता है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज करने में बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा O2 की जरूरत पड़ती है। इसे आप ऐसे समझो, जब मैं भी आराम से बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, राइट, उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी बन रहा है, आराम से मैं ऐसे आराम से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन अगर अभी मेरे को कोई बोल दे कि सर आप बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय से पढ़ा रहे हो, आप मोटे हो गए हो, थोड़ा एक्सरसाइज करो सर आप। ठीक है, कोई तो बोल सकता है ना, कोई भी स्टूडेंट, कि सर आप मोटे हो गए हो, बैठ के पढ़ाते रहते हो दिन भर, ठीक है, जाओ थोड़ा एक्सरसाइज करो। अब मैं जब एक्सरसाइज करने जाऊंगा ना तो मैं पहले भागूंगा,
धीरे धीरे भागूंगा ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल होता है ना दौड़ने वाला, उस पर भाग रहा हूँ तो मेरे अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट रहा है आराम से। ग्लूकोज को तोड़ने में उतना दिक्कत नहीं होता सेल को, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन इतना ज़्यादा है, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैं आराम से दौड़ता हूँ, ठीक है, मेरी सांस भी नहीं फूल रही, मैं आराम से दौड़ रहा हूँ, नाक से सांस ले रहा हूँ, O2 ले रहा हूँ। लेकिन अब मैं बहुत तेज दौड़ने लगा, मेरे अंदर जो बॉडी में जितना ग्लूकोज था सब खत्म हो गया। अब ग्लूकोज खत्म हो गया, एनर्जी तो चाहिए क्योंकि मैं अभी भी भाग रहा हूँ। तो सेल क्या करेगा, अब फैट के पास जाएगा, बोलेगा फैट भाई साहब आ गए, अब हम आपको तोड़ेंगे, ठीक है, अब आपको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। सेलुलर रेस्पायरेशन चलेगा, फैट टूटेगा। अब जब फैट टूटेगा तो फैट के पास तो देखो O2 कम है, तो फैट को तोड़ने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए ज्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के भाग रहा हूँ। अब मैं पहले मैं नाक से सांस ले रहा था, अब मेरी मुंह भी खुल गई है, अब मैं मुंह से भी सांस ले रहा हूँ, भाग रहा हूँ बहुत, अब मेरी सांस भी फूलने लगी, मैं बहुत तेज ऑक्सीजन मतलब सांस भी ले रहा हूँ, क्योंकि अब फैट टूट रहा है मेरे बॉडी में, फैट का जो हो रहा है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और एटीपी बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, ठीक। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। पहले जब मैं आराम से दौड़ रहा था, ग्लूकोज टूट रहा था, तो मैं सिर्फ नाक के दो छेद है उसी से सांस लेके खुश था। अब जब फैट टूट रहा है, मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे भागना है ना, मुझे तो अपना वेट लॉस करना है, तो फैट बर्न करना है। कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करोगे तो फैट बर्न होगा। फैट कैसे बर्न होगा, फैट का ब्रेकडाउन कैसे होगा, जब धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो जाता है ना, और फिर तब हम एक्सरसाइज और कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है, तो हमारा फैट बर्न होता है, फैट टूटता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है। तब क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम बहुत सांस लेने लगते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते करते देखिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो क्या फैट टूट रहा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गया। अब सेल क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक, तो समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए फैट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीडेशन कराना फैट का मुश्किल होता है, तो इसीलिए सेल का पहला प्रेफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तब फैट की तरफ सेल बढ़ता है। समझे बात को। तभी तो कहते हैं कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर और फैट बर्न कर, फैट बर्न कर। फैट कैसे बर्न होता है, पहले जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हो, शुरू करते हो, पहले के 10 मिनट जब आप ट्रेडमिल पे दौड़े, एक्सरसाइज किए, तब आपका जितना भी कार्बोहाइड्रेट था बर्न हो गया। फिर थोड़े समय बाद आप देखते हो कि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, आप ज्यादा और क्या कहते हैं और तेज भाग रहे हो, तो आपके बॉडी का फैट बर्न होता है। तो इस तरीके से फैट बर्न होता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है, आपको एनर्जी मिलती है, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन को सांस लेते हो, क्योंकि फैट को तोड़ने के लिए ना, फैट में तो ऐसे भी ऑक्सीजन कम है, तो इसको ज्यादा O2 की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना आप, तो इसीलिए हम बहुत तेज सांस लेने लगते हैं, ठीक। तो जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, कार्बोहाइड्रेट को आप आराम से तोड़ रहे हो, इसलिए जब हम नॉर्मल शांत रहते हैं ना, तो सेल हमारा पहला प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट को देता है। लेकिन जब ये खत्म हो गया ना, खत्म हो गया और आपको कंटिन्यू करना है, एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है, तो तब सेल फैट की तरफ जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट से तो आप सोचोगे कि सर इस हिसाब से तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन को तोड़ना चाहिए था, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम फैट और प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन में ज्यादा O2 रहता है कंपैरेटिवली टू फैट, राइट। तो आप प्रोटीन को तोड़ो ना, पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, फिर सेल क्या करेगा, दूसरा टाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, तीसरा जाएगा फैट के साथ। इसी लॉजिक के साथ अगर आप इस O2 की लॉजिक की बात कर रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद तो प्रोटीन को तोड़ना आसान होगा ना, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखें हम प्रोटीन और फैट में, तो प्रोटीन के पास ज्यादा O2 है, ठीक। एक आपके अंदर ये क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन अराइज होगा, राइट। अब देखिए, फैट को हम तोड़ रहे, प्रोटीन को हम एकदम लास्ट में क्यों रखे पता है, क्योंकि अगर आप सोचो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया और फिर हम प्रोटीन के पास चले गए। अब हमने एक चीज पढ़ा है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस वो सारे केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी को लिविंग स्टेट में रखते हैं। तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है हमारे बॉडी में, तो उसमें एंजाइम काम आता है, राइट। एंजाइम काम आता है क्योंकि एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, सब रेट वेट को मेंटेन रखता है, रिएक्शंस को अच्छे से कराता है। और हमें ये भी पता है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद मैं सीधा प्रोटीन पे चला जाऊंगा ना, तो क्या होगा देखो, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका भी उनका भी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। एंजाइम को अगर आप तोड़ दोगे, प्रोटीन को ही तोड़ दोगे इनिशियली, ठीक है, तो आपका जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, एंजाइम ही खत्म हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस ढंग से चलेगा नहीं चलेगा,
तो आप जीवित रह पाओगे, आप लिविंग स्टेट में रह पाओगे? नहीं, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। तो सेल के पास इतना बुद्धि है, सेल पहले क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। सेल बोलेगा तेरे को एनर्जी चाहिए, रुक अभी देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में और आपको एनर्जी दे देगा। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ चलता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ना, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रायोरिटी वो फैट को देता है, प्रोटीन को नहीं देता है, क्योंकि प्रोटीन को अगर दे देगा तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो एंजाइम काम आते हैं वो भी टूट जाएंगे ना। आप थोड़ी चाहते हो कि एंजाइम को तोड़ के एनर्जी बना, प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी बना, राइट, आप नहीं चाहते हो, क्योंकि फिर आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम जो कि प्रोटीन है, वो एंजाइम भी तो काम देते हैं, तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में दिक्कत आ जाएगी। मेटाबॉलिक प्रोसेस में दिक्कत आई तो आप लिविंग स्टेट से डेड स्टेट में पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा, दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए हम दूसरा प्रायोरिटी फैट को देते हैं। इसीलिए हमेशा टाइम पे खाओ, टाइम पे खाओ, अच्छे से खाओ, मस्त रहो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। ज़्यादा ओबीस हो गए हो, मोटे हो गए हो, अभी लॉकडाउन था ना 2 साल, मोटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करो, फैट वैट को बर्न करो, मस्त एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, ठीक। तो पहले सेल हमारा कार्ब इस तरीके से, अब इस तरीके से हम लोग पतले भी होते हैं, इस तरीके से हमारा फैट भी बर्न होता है, ठीक। तभी कहते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, तब फैट बर्न होगा आपका, क्योंकि शुरू में कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट बर्न हो गया ना, फिर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर आपका फैट बर्न होगा, ठीक है। फैट बर्न होगा और उसके बाद प्रोटीन तक तो नौबत ही नहीं जाती है, क्योंकि फैट जब बर्न होता है ना तभी आपका हलवा टाइट हो जाता है, फिर जाके कुछ खा पी लेते हो, ठीक है। तो फिर आपके अंदर फिर ग्लूकोज आ जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर सेल के पास कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर सेल उस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने लग जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, हमारा जो सेल है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो सबसे पहला प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। अब यहां देखिए, सेल को क्या चाहिए, सेल का रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये 3। लेकिन कुछ प्लांट्स में ना, इन सम प्लांट्स ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलिक एसिड can be used as respiratory substrate in some plant under certain condition. In general सेल के जो 3 प्यारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इन जनरल सेल के जो 3 प्यारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स में ठीक है, प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलिक एसिड, ये भी यूज होता है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। फिर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, जैसे इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसी को तोड़ेंगे, इसी में एनर्जी होता है, और हम क्या करते हैं, फिर इसी को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकलता है। कुछ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में चली जाती है बाहर, और कुछ एनर्जी का हम एटीपी बना लेते हैं। हमने ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू देखा, फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखा, ठीक, सब कुछ देखा। आपको कोई भी डाउट हो आराम से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छी डाउट होंगी, जो डाउट मुझे लगती है कि हाँ पूछने लायक है, कुछ भी पूछ लोगे ना बिना मेहनत किए, मतलब खुद भी मेहनत करना, फिर अगर डाउट आए तब पूछना, ठीक। क्योंकि खुद मेहनत कर लोगे ना तो बहुत डाउट जब खुद से सॉल्व करता है ना एक स्टूडेंट, तो वो डाउट उसको लंबे समय तक क्लियर रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डाउट आ गया, आपने खुद मेहनत नहीं की आगे पूछने, ऐसे नहीं चलता। आपको पहले मेहनत करना हो, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन जो बहुत लाइक गहराई वाली डीप डाउट होंगी ना, उनको मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डू प्लांट्स ब्रीथ, लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त।